जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पॉडकास्ट की अगली कड़ी में हम एक ऐसे नेता से मिलने जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व भी करते थे, शिक्षक भी थे और जो हमारे शिवर थाना रोड के जो मस्जिद है उनके मतवली भी हैं। बहुत से क्षेत्रों में इनका सामाजिक कार्य रहा है। समाज में संगठन, पार्टी के संगठन में हो या अन्य किसी भी समाज के क्षेत्र में बेहतर करना हो, चाहे वे झोरा उठाते, बैग उठाते और पहुंच जाते कलेक्ट्रेट के पास, अपनी मांग को रखते हैं, अभी भी रख रहे हैं। ये राजनीति के धुरंधुर कहे जाने वाले एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है। तो आइए हम इनसे जानते हैं, रूबरू होते हैं। ये राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष है मोहम्मद इश्तियाक अहमद खां। आज इनसे रूबरू होते हैं, इनसे जानते हैं इनके जीवन परिचय और इन राजनीतिक कैरियर के बारे में जानेंगे। इनके रहते शिवहर में जो दो विधानसभा है, शिवहर और एवं बेलसन, दोनों का विधायक बनने का मौका मिला था, चुने जाने का। इनके संगठन में इन्होंने संगठन को इतनी तेज धार दिया था। तो आज हम इनसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं, फिर बीच बीच में बात करते रहेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर्वप्रथम आपके और आपके इस चैनल से हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, ये हम बताइए सर इश्तियाक अहमद सर, आप राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष भी पद को सुशोभित किया है। आपने पार्टी के संगठन को लेकर कागज़ डायरी लेकर हमेशा उसी में उलझे रहते थे, विभिन्न प्रकोष्ठों का संचालन करते थे। उसके पहले राजद जिलाध्यक्ष से पहले आप छात्र थे, जब से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। आप अपना जीवन परिचय दीजिए। मेरा नाम इश्तियाक अहमद खां हुआ। मेरे पिताजी डॉक्टर इजहार अहमद खां, जी थाना रोड में मेरा मकान है। मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल रज़ाक खान भी डॉक्टर थे, जिन्हें इलाका जानता है। जी। मैं उसी परिवार से आता हूँ और छात्र जीवन मेरा शिवहर मिडिल स्कूल से शुरू हुआ है। जी। और मैंने शिवहर मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, नवाब सिंह हाई स्कूल के हम प्रोजेक्ट रहे हैं। फिर हम गोयनका कॉलेज के भी विद्यार्थी रहे और अपने जीवन कैरियर में हमने एमए किया और 1975 इसमें 77 में हम शिक्षा विभाग में नौकरी में आए। इसके पहले भी हमने एक दो नौकरी छोड़ी है। मेरी तबीयत लगी नहीं, मैं स्टेट बैंक में भी था, मैं उस नौकरी को छोड़ा। वेटनरी में भी मेरा एडमिशन हुआ था, वेटनरी कॉलेज में, मैंने उसको भी छोड़ा। लेकिन शिक्षा से मैं शुरू से जुड़ा रहा। शिक्षा से मुझे काफ़ी लगाव था, तो हमने पसंद किया कि मैं शिक्षा में रहकर लोग प्रधानाध्यापक भी बने थे और जी। और रूनी सैदपुर के एक महसौल एक जगह है, मध्य विद्यालय महसौल। जी। मैंने वहीं से विज्ञान शिक्षक के रूप में 1977 में हमने शुरू किया था और 2013 के लास्ट में हम रिटायर किए शिवहर से। जी। एक लंबा समय मेरा गुजरा है। तो राजनीति में रुचि आने का क्या मतलब? देखिए, राजनीति में रुचि आने का एक खास मतलब यह है कि मेरा परिवार शुरू से राजनीति में रहा। जी। मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल रज़ाक खान कांग्रेस के एक बड़े लीडर यहाँ के माने जाते हैं। जी। और एक बात मैं आपके मीडिया से के ज़रिए बताना चाहूँगा कि जब शिवहर में महात्मा गांधी आए थे जी, तो मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल रज़ाक खान से मिलने मेरे आवास गए थे। जानकारी हुई थी। हाँ, तो शुरू से ही मैंने राजनीति से मेरा परिवार जुड़ा रहा और मैं भी जुड़ा रहा। छात्र जीवन में भी मैं राजनीति में रहा और जब मैं शिक्षक रहा उस वक्त भी मैं शिक्षक में भी राजनीति में, शिक्षा जगत के भी राजनीति में मैं रहा। जी रहा। और शिवहर में एक मदरसा है, मदरसा इस्लामिया फलाहुल मुस्लिमीन शिवहर करके, जो मेरे पूर्वजों की दी हुई ज़मीन है। मेरा पूर्व का घर भी वहीं पे है। बाद में मेरा घर थाना रोड आया, जो मेरे पिताजी ने एक मस्जिद बनवाई। जी। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ भी मैं लगभग 40 वर्षों तक उस मदरसे का संचालन भी किया है और लगभग 40 वर्ष से जो थाना रोड की मस्जिद है उसका मैं मतवल्ली भी हूँ और अभी भी वर्तमान में भी हूँ। वो पहले जो मस्जिद था पुराना था। जी। आपके रीजन में वो मस्जिद टूटा और बहुत बड़ी 5 तल्ला बनने का काम हुआ। जी। इसके बारे में बताइए। ये एक संजोग कह लीजिए। जी। कि जब मैं 2013 में रिटायर होने ही वाला था जी, तो मेरी एक इच्छा हुई
कि ये मस्जिद मेरे पिताजी की छोटी सी मस्जिद बनवाई हुई है। लेकिन सारे लोग तो वहाँ नमाज करने आते जाते थे, पूरे लगभग शिवहर के आधा। जी जी, पूरा शिवहर का आधा नहीं कहें, हाँ। बल्कि अगर शिवहर जिला का 80% कहें तो यहाँ आते हैं लोग। प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे डीएम सर हो, डीएम अजीज सर हो, या उस समय के आफाक अहमद सर हो, बस क्या बोलते थे एक और थे ना, डीडीसी सर आमिर जावेद वगैरह, सब डीएसपी साहब थे, सारे लोग तो लगभग वहीं नमाज पढ़ते हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। जी जी। और एक चीज़, किदवई साहब जब गवर्नर थे शिवहर के, जी जी, तो उस पीरियड में भी एक बार उनको फ्राइडे के दिन ही शिवहर आने का मौका मिला था तो और मिडिल स्कूल में उनका कार्यक्रम था। तो जिला पदाधिकारी ने मुझसे बुलाया और कहा कि भाई गवर्नर साहब आ रहे हैं, यहाँ कैसे व्यवस्था होगी नमाज के लिए, फ्राइडे का नमाज, जुमा की नमाज के लिए जी। तो उन्होंने एक थाने में बैठक हम लोग की चल रही थी, तो उन्होंने एक बात कहा कि साहब किदवई से गवर्नर साहब को बैठने की जगह आगे कैसे मिलेगी। हमने कहा कि सर ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, राजा हो या फ़कीर हो, जो पहले आएगा वही वो आगे बैठेंगे। जी जी। हालांकि उस वक्त रघुनाथ झा जी भी आए थे यहाँ मेरे यहाँ, शाहिद अली साहब थे, सारे लोग थे जी जी। और मैंने यही प्रस्ताव रखा कि सर ये मेरे बस की बात नहीं है, उनको जहाँ मौका मिलेगा वही नमाज अदा करेंगे। और उन्होंने वही किया, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था हम नहीं कर सके। और एक मंत्री भी आए थे, शिक्षा मंत्री। नीति में एक शिक्षक, एक मतबली और उसके बाद राजनीति। देखिए, शिक्षक एक तरह से राजनीतिज्ञ ही होता है, अक्सर देखा गया है। अब जो जितने भी बड़े बड़े लोगों को प्रोफेसर को देख लें, सारे लोगों को देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो कहीं शिक्षक थे, प्रोफेसर थे और राजनीति के एक बड़े जगह पर आ जाते हैं। तो शिक्षकों में तो राजनीति का एक अंदर से ही उनके अंदर। तो राष्ट्रीय जनता दल में डायरेक्ट आप जिला अध्यक्ष बन गए कि विभिन्न प्रकोष्ठ से नहीं जाते, सीढ़ी पर सीढ़ी जाते? नहीं, मैं सीढ़ी पे सीढ़ी जाता रहा जी। 13 में जब रिटायर किया तो तुरंत हमें पार्टी ने अपने ये किया, क्योंकि पहले से भी स्वर्गीय हरिकिशोर बाबू से, अनवारुल हक साहब से, शाहिद अली साहब से मेरे पुराने संबंध रहे हैं, घरेलू संबंध रहे हैं। जी। तो वैसी परिस्थिति में जैसे मैं वहाँ से रिटायर किया अपने स्कूल के जीवन से, तो लोगों ने हमसे कहा कि नहीं भाई आप राजनीति में आ जाओ। राजनीति में आते तरह थे ही। और मैं अंचल से शुरू किया अपनी राजनीति जी, और मैं जिला में गया और जिला से मैं स्टेट तक गया। स्टेट में भी माइनॉरिटी के हम उपाध्यक्ष रहे। जी जी। राष्ट्रीय जनता दल के हम उपाध्यक्ष स्टेट में भी रहे जी। इसी बीच में 20 में जो चुनाव आया विधानसभा का जी, तो आला कमान ने देखा कि साहब को ये मजबूत आदमी वहाँ का अध्यक्ष बनता, तो चूंकि बड़ी रघुनाथ झा जी के जाने की वजह से थोड़ा शिवहर हल्का पड़ गया था। इसलिए शिवहर को कैसे ठीक किया जाए, तो उन लोगों ने शायद मुझको इस लायक समझा जी जी, और इस लायक समझा तो यहाँ का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया। 2020 में बनाया गया। शिवहर का विधायक बने और बेलसन और विधायक दोनों जीत लिया आपने। जिन्होंने चुनाव से पहले, चुनाव के दिन भी पत्रकार लोगों ने हमसे पूछा था कि चुनाव से आप घूम के आए हैं, क्या स्थिति रहेगी? कहा दोनों सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं शिवहर आप जीतेंगे, बेलसन नहीं जीतेंगे। तो मैंने स्पष्ट कहा कि शिवहर का मार्जिन मेरा बड़ा होगा और बेलसन का मार्जिन छोटा होगा, लेकिन मैं जीतूंगा। और ये बात कि जो मैंने कहा वो हुआ। और कभी भी पार्टी के साथ हम वफादारी रखते हैं और पार्टी में रह करके हमने सब सीट जिताया है। अच्छा ये बताइए, अभी जो 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है, जी, राष्ट्रीय जनता दल के अस्तित्व कहाँ पे है? जबकि पूर्व विधायक यहाँ के चेतन आनंद 72,000 वोट लाए थे विधायक में, वो तो चले गए दूसरी पार्टी में, अभी गए नहीं, लेकिन पार्टी से अपना जदयू में कारोबार करते हैं, एक तरह से चले गए। तो इस बार की कोई रणनीति आपके दिल में? सवाल ये है कि विधायक को किसने बनाया? यहाँ की जनता ने दिया। वो 72,000 74,000 वो यहाँ की जनता थी जो लालू जी पर विश्वास कर रही थी जी। आज भी वो जनता है जो लालू जी पर विश्वास करेगी जी। लालू जी का जो भी शैम्बू लेकर, लालटेन जो लेकर के आवेगा वो भेंट उसको मिलेगा। तो इसका अर्थ है कि आप हर हाल में गारंटी दे रहे हैं कि 72-73,000 हमारे लालू जी का बैंक बैलेंस वोट है। अभी भी अब तो ये कहेंगे कि उससे भी ज्यादा अभी का जो माहौल है
अभी का जो माहौल है वो उससे भी ज़्यादा लोग अच्छा ये बताइए, हम जैसे आप भी क्लियर नहीं करेंगे ना हम क्लियर करेंगे, ऐसा लग रहा है 2025 में शिवहर विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के कौन सा नेता प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, किन को टिकट मिलने की कयास लगाई जा रही है जो क्षेत्र में आम? देखिए, ऐसा अभी कहना बड़ा मुश्किल है जी, अभी इस पर कोई भी बयान देना मुश्किल है, क्योंकि अभी समय है, लोग कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ये काम आला कमान का होता है, वो लोग उनका भी सर्वे सर्वे चल रहा है, लेकिन ये तो लगेगा ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड इतने आदमी लाइन में, जैसे देखा जा रहा है कि राजद में एक होड़ मरती है, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या मीटिंग सीटिंग होती है तो आगे कुर्सी पर बैठने के लिए धक्कम धुक्का होता रहता है। देखिए, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों धक्कम धुक्का? तो हमने खुद देखा है। होता है, आपने देखा है, आपने देखा है, कवरेज भी किया आपने धक्कम धुक्का के लिए, लेकिन ये उनकी सोच सही नहीं है। ये वो जो ऐसा करते हैं, ये ऐसा मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। जनता में 70%, मेरे जो समझ में, मैं जो क्षेत्र में घूमता हूँ वो 70% मोटा मोटी वोट, बल्कि 75-80 कह लीजिए, वो कैडर वोट होता है। जिसको भी टिकट मिलेगा वो कैडर वोट वहाँ चला जाए। अच्छा, कैडर डाइवर्ट हो जाएगा। कैडर डाइवर्ट होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता जी, उसको कोई नहीं। हाँ, 10%, 20% किसी इन्फ्लुएंस के कारण या किसी कारणवश वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो लोग अभी देश की जो मौजूदा स्थिति है, अभी जो मौजूदा स्थिति जी जी, एक तरफ सेकुलरिज्म है, एक तरफ नॉन सेकुलरिज्म जी जी, और आपने देखा कि देश की स्थिति क्या है, ये बिल्कुल सामने है। अभी 2-3 दिन पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ सारे आपके माइनॉरिटी के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये वोट लालू यादव का है या किसी अन्य पार्टी का, जदयू का है? नहीं, वो बात देखिए, जो वक्फ उसके खिलाफ है कि वोट के खिलाफ है? नहीं, ये जो है वक्फ के खिलाफ है। जो वक्फ, जिन लोगों ने वक्फ में जो नियम बनाया वो नियम न्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, तो उसके ये संघर्ष है। तो इसका परिणाम इस जो वोट लालू प्रसाद का माइनॉरिटी का वोट जो है वो कहीं डाइवर्ट तो नहीं होगा इस मामले में? नहीं, कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। जो सेकुलरिज्म का वोट है, जो वक्फ के पक्ष में जो लोग हैं जी, ये वोट उधर ही जाएगा, ये तो निश्चित है, वो तो निश्चित है। ये तो कहना मुश्किल है कि डाइवर्ट होना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार ने अपना ऐसा पाला डाला था कि भाई ऐसा करूं नहीं, देखिए, इसमें हमारे समझ से माननीय मुख्यमंत्री हैं जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ, करना चाहिए। हमारे देश राज्य के एक मुखिया है, सुलझे हुए हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन न जाने कौन सी मजबूरी है उनकी जी कि वो ऐसी परिस्थिति में वो इतने कमजोर पर गए हैं, ये समझ से थोड़ी सी बाहर लग रही है। मैं उनको कोई कटाक्ष नहीं करता। हाँ, राजनीति है, राजनीति में तो जाता ही रहता है, कोई कटाक्ष नहीं करता। अच्छा, ये बताइए, एक फिर मैं आपको वही सवाल पर दागता हूँ आपको कि यहाँ पे लंबी फौज है राजद की। जी जी, कहीं इसमें से अगर छिटक गया तो क्या हाल होगा राजद का? नहीं, इसमें किसी के छिटकने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक बैलेंस हमारा 74,000 वोट हमारा बैंक बैलेंस है, वो तो जहाँ है वहाँ जाएगा, किसी के छिटक जाने से या नहीं छिटकने से ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, इसमें देखा जा रहा है अधिकतर कि राजद के कई गुट हैं, कोई नेता, वरिष्ठ नेता आपके कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, कोई कहता है मेरे यहाँ आओ, कोई वहाँ बैठक करते, कोई ये नहीं करते। जैसे हम नाम भी स्पष्ट आपको बोल देते हैं, सैयद फैसल अली का आते हैं ग्रुप, उनका अलग हो जाता है, फारूक शेख का अलग ग्रुप हो जाता है, नवनीत झा का अलग हो जाता है, छोटू सा का अलग हो जाता है, अन्य भी नेता लोग हैं। क्या देखिए, इस बात पर मैं आपका ध्यान कुछ पीछे ले जा रहा हूँ। हाँ, पीछे इसके पहले आपको याद होगा जब 20 का चुनाव था। हाँ, आप स्मरण करें 20 को। हाँ, जी, बोलिए। और उस समय राजद के बहुत मजबूत उम्मीदवार जी, हमारे स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पुत्र थे, कुमार जी। हाँ, बहुत मजबूत उम्मीदवार, और ऐसा लगता था कि शायद उन्हीं को शायद एकदम करीब था, करीब। लेकिन अचानक टिकट चेंज हुआ, थोड़ी सी परेशानी हुई, लोगों ने विरोध जताया, ये सब आपको याद भी होगा। लेकिन फिर आपने देखा कि वोट गया कहाँ? सब उसी जगह गया जहाँ जाना था। राजद का वोट जो बैंक बैलेंस जहाँ था वहाँ चला गया। हाँ। किसी के लोगों ने विरोध किया भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, लोगों के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा, वोट पर कोई असर नहीं पड़ा। लालू यादव का जहाँ वोट है राष्ट्रीय, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे भाई सरफुद्दीन साहब हैं, जो एक्स MLA अभी हैं जी, उस वक्त MLA थे भी वो, और राजद और जदयू के संगठन में थे वो MLA जी। उस हालत में भी महुआ का वोट जी राजद के झोली में गया है ज्यादा, उनके गांव का वोट
वो खुद विधायक है, लेकिन राजद के झोली में गया ज्यादा है। जबकि जदयू से खड़ा थे, जदयू से खड़ा भी थे और गांव में थे, गांव में घर था उनका। हाँ। ये बात हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि साहब जिसका जो। अच्छा ये बताइए, सवाल हमारे दर्शकों को, जैसे हमारे शिवर की जनता को बार बार ये चिढ़ा रहा है, बार बार जनता को चिढ़ा रहा है कि भाई ये जो इस बार का जो चुनाव होगा, जी जी, मान लीजिए पिछले बार राजद का हुआ तब पलट के चले गए वो चेतन आनंद जी, इस बार फिर कहीं ऐसा ना हो राजनीति की दूरी में नेता पीसा जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। राजद का सिंबल काफी सोच समझ करके हमारे बड़े नेता जो हैं, हाँ जी, वो इस बार देंगे, सोच समझ करके। और जिसको भी देंगे पार्टी उसको स्वीकार कर लेगी, इसमें कोई दो मत नहीं, वहाँ कोई विरोध नहीं होगा जी। अभी जो भी विरोध हो रहा है सिर्फ दूसरे टिकट के लिए हो रहा है। अपनी दौड़ में रेस में कौन आ गया है, लेकिन पार्टी इस पर काफ़ी मंथन कर रही है। और खुद लालू जी जो हैं हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और काफ़ी मैच्योर्ड हैं, काफ़ी मैच्योर्ड हैं। फिर ये तो इस बार चलेगा ना, तेजस्वी यादव का चलेगा या लालू यादव का चलेगा इस बार? देखिए, तेजस्वी जी का चला या लालू जी का चला, दोनों बात ही एक ही है। लेकिन पिता चाहते हैं कि फलना को, जैसे पीछे कई बार हमने देखा है लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के करीब अंगेज सिंह अंगराज थे, नहीं इस बार भी अंग्रेज आ जाते थे और वो तेज प्रताप के गुट थे। जी। और कोई ये चाहता था कि इनके गुट में फिर भी टिकट उनको नहीं मिला। नहीं तो आप तो घर परिवार आपने तो देखा होगा कि अंगराज जी हैं, अंगेश बाबू जो हैं, अंगेश बाबू ने मतलब लालू परिवार के किसी तरफ जुड़े हुए थे, लेकिन आपने जो चुनाव भी लड़े तो हस्र तो आपने उनका देखा होगा, हस्र तो देखा होगा। वोट जहां जाना था वहां चला गया। वोट सिर्फ राजद का जो राजद का वोट है, कुल मिलाकर कहिएगा कि जो राजद का जो अभी 74,000 72,000 वोट है, बल्कि उसमें प्लस कर लिया, प्लस होगा ना इस बार के चुनावों में। वो देखिए व्यक्ति का असर बहुत कम पड़ता है। अच्छा ये बताइए, ये जो बीच में राजद की गुटबाजी है, ये सबसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। जो सिंबल लेकर आएगा, जो सिंबल लेकर के आएगा, लोग न चाह करके भी चाहेंगे उनको, और नहीं चाहने वाले खुद लाइन से अलग हट जाएंगे, उनको कोई पूछेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। जिनको टिकट मिलेगा उन्हीं की जय जय होगी, बिल्कुल उनकी जय जय होगी इस बार, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो मदरसा के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जी, उसके बारे में बताइए। देखिए 1985 से मैंने मदरसा इस्लामिया फलाहुल मुस्लिमीन के प्रबंध समिति का अध्यक्ष रहा। तो आप अपने रीजन में जो वहाँ पे कई शिक्षकों की बहाली की है? जी हाँ, एक बड़े पैमाने पर बहुत से शिक्षक रिटायर कर गए, और वक्फ बोर्ड, ये मदरसा बोर्ड की स्थिति सही नहीं रहने के कारण कभी बहाली में भी काफ़ी दिक्कतें होती थीं, और पढ़ाई का स्तर इतना गिरा। तो मैं उस वक्त के चेयरमैन से खुद मिला और हमने कहा कि भाई मेरे यहाँ तो टीचर की कमी है, आप बहाल करने का परमिशन दे दीजिए। जी। तो उन्होंने एक सवाल ये किया कि भाई जब तक आप इसको ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, तो ट्रस्ट वही बनाता है कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वो ज़मीन हमारे पूर्वज, जो मेरे ग्रैंडफादर के फादर जी बुनियाद अली खां, जिनकी वो ज़मीन थी 6 कट्ठा ज़मीन वो मदरसे की है, मस्जिद की है, दुर्गा सब्जी मंडी के बगल, सब्जी मंडी के बगल में जी। तो मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरे ग्रैंडफादर के फादर हैं जी, उनकी प्रॉपर्टी थी। तो हमने एक ट्रस्ट बनाया कि बुनियाद अली खां वेलफेयर ट्रस्ट, जी, और बना करके मैं उसका खुद चेयरमैन हुआ। और चेयरमैन होने के बाद मैंने सब बोर्ड को दिया, उन्होंने अप्रूव भी किया उसको, जी। और तब उन्होंने परमिशन दिया कि आप बहाल कर सकते हो। हमने वैकेंसी की बाज़ाब्ते उस पर कुछ विवाद आई थी, बहाल पर जैसे हुआ था, तो उस पर कुछ शिवर के आपके समुदाय के लोगों ने बिल्कुल हाँ, देखिए उनको याद है कि खबर हम छापे हुए। होता क्या है कि जब बहाली होती है तो कुछ लोग ऐसी भी उम्मीद रखते हैं कि मेरा भी होना चाहिए जी। आप अगर लायक रहोगे तब तो होगा, लायक नहीं होगे तो नहीं होगा। शिवहर के लोगों का भी हुआ है, जो लायक लोग थे उनका किया, जो नहीं जिनका हुआ उन्हीं लोगों ने ऐसा अफवाह फैलाया या विरोध किया जी। अभी हाल फिलहाल में वो उस मदरसा का सौंदर्यीकरण हुआ, पक्कीकरण हुआ है, खूब अच्छा काम। सैयद फैसल अली आए थे, हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और MLC है जो आए थे, उसका नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, उसके बारे में पूछो। नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज दिया, चूंकि खुद हमारे फैसल साहब जो हैं, जो अभी वर्तमान में MLC है, शिक्षाविद हैं, इसमें दो मत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय सहारा अखबार के उर्दू के संपादक रहे हैं, शिक्षाविद हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं।
और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने जी। पहले भी इनसे कहा था, तब चूंकि उसके उनके पास पावर तो था जी। नहीं, लेकिन जब पावर उनको मिला, जब वो एमएलसी बने, तो अपने पावर में पहला काम उन्होंने, उनको शिवहर याद था, शिवहर याद था, तो उन्होंने एक अच्छी खासी रकम बहुत अच्छा वहाँ सौंदर्यीकरण हो गया, बनाया। इसके लिए अब मैं टाइल्स वगैरह सभी देखे थे, तो लगता है कि वहाँ स्वर्ग टाइप का। तो इसके लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सिर्फ जनाब फैसल अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी। आज उस बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें लगभग कितने बच्चे का? लगभग उसमें देखिए वहाँ ISC तक है, लगभग 400-500 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। जी जी जी। और एक अच्छी शिक्षा है, वहाँ शिक्षा मिलती है, सब चीज। चलिए, पहले टीचर नहीं था तो पढ़ाई में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब तो 14 टीचर है। आप वो तो ठीक है, 14 शिक्षक के बच्चे भी 400 तो है। जी जी जी। वहाँ पढ़ाई शिक्षा में आपका राजनीतिक करियर बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। अंत में हमको अपने संघर्ष के बारे में बताइए, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है आगे जाने का? यहीं तक जिलाध्यक्ष पद पर या प्रदेश पार्टी में ही रहना है कि और आगे ऊंचा पर जाना है? देखिए सवाल है कि एक कहावत है, अंग्रेजी में भी है जी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये तो है जी। ऊपर वाले की नज़र में कौन कहाँ जाएगा ये तो किसी को पता नहीं रहता, लेकिन सवाल यह है कि जब मैं उस परिवार से आता हूँ कि जिस परिवार ने राजनीति की बहुत बड़ी बागडोर को संभाला है और देश की एक बड़ी हस्ती महात्मा गांधी जी भी उस स्थान पर आए हैं, इसलिए जब भी मौका मिला मुझे या लोगों ने उस लायक चाहा तो जरूर मैं आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा, इसके भी आगे जाने का। तो राजनीतिक में करियर यही ना, विधायक बनना, सांसद बनना, MLC बनना। और ऐसा मैं सोच भी रहा हूं कि अगर स्थिति रही तो 25 का चुनाव भी, अभी तो मैं घोषणा कर नहीं रहा हूं, लेकिन मन ऐसा बना, यानी मन में मन और इलाके के लोगों का, इलाके के लोग बराबर हमसे आते हैं कि नहीं आप जैसे लोगों की जरूरत है। अब तो प्रखर प्रवक्ता भी, आप जानते हैं कि आप प्रखर प्रवक्ता भी है, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, समस्या पर, जो भी हो बेबाक रखना बात को, DM से रखना बात, अपने आगे अधिकारियों से मांगे रखकर अपनी मंगवा लेना, इनकी आदत रही है। सेवा करूं जी, और सेवा हमने शिक्षक जगत में भी रहकर किया है, आज भी सेवा के लाइन में हम लगे हुए हैं और आगे भी सेवा का भावना है मेरे दिल में। देखिए आपने अभी राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता हैं, इनके अंदर ऐसी भावना है जो लालू जी के पूरे एकदम उनके सिद्धांत विचार को समाज में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। इनका मूल सपना है कि हम भी आगे बढ़े, पार्टी से जो छोटे स्तर से लेकर जिलाध्यक्ष तक पद और राष्ट्रीय पद पर, प्रदेश स्तर के पद पर सुशोभित किए थे। इनका मानना है, इनके अंदर भावना है कि अगर 2025 अगर मौका अगर देती है हमको तो हम पार्टी का चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट देती है तो बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव का इन्होंने अंदर ही अंदर छुपी बात को बता दिया है। तो अब याद रखिए राजद वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिलाध्यक्ष इश्तियाक अहमद भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और अभी प्रदेश के महासचिव है, लड़ सकते हैं अगर मौका, पार्टी टिकट अगर देती तो। इनकी अंदर बहुत पैठ है। इनका एक छोटा सा और पेश करता हूं, इनके अपने जो मस्जिद के बगल में इनका पुत्र है, बहुत अच्छे क्लिनिक है और डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा इनके यहाँ किराएदार हैं और प्रतिदिन कम से कम 400 से 500 बच्चे का वो न्यूनतम 100 रुपये शायद हम 200 रुपये फीस पर इलाज करते हैं, चेक करते हैं। और इनकी दुकान पर भीड़ लगती है, सुबह उठिए तो वहाँ देखिएगा सैकड़ों आदमी बैठा हुआ है, एकदम सस्ता पर और छोटी सी दवा पर 100, 150, 200 रुपये दवा पर इलाज करते हैं और इनका पुत्र वहाँ का संचालन करते हैं। बहुत बड़ी बात है। चलिए आज पोस्टकास्ट में इतना ही, फिर किसी अगले जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बात, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिलाध्यक्ष इश्तियाक अहमद सर ने स्पष्ट किया है कि पार्टी मौका देगी तो 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार।